हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। सो जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस। हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले हम लोग जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसको गो थ्रू कर लेंगे क्विकली, और फिर इसके बाद से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करेंगे। सो पहले हम लोग PYQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं, और फिर इसी बेसिस पर आगे भी प्रैक्टिस किया जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करके आप इन PDFs को फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब भी हमें हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करना होता है तो हमें, चूंकि ये पेपर नंबर 2 है जहां पर हमें गवर्नेंस के बारे में बात करनी है, पॉलिटी के बारे में बात करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हेल्थ स्ट्रक्चर होती है या हेल्थ सर्विसेज होती है वो 3 हायरार्कीज़ में होती है। सबसे निचले लेवल पर होती है हमारी PHC, जिसे हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। फिर हमारे पास CHC होती है, जिसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर में मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, मेडिकल सेंटर्स वगैरह होते हैं, और उसके ऊपर में फिर सुपर स्पेशलिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मली हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जहाँ पर PHCs होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, नॉर्मली आपको ब्लॉक लेवल पे या फिर ग्रुप ऑफ विलेज लेवल पर देखने को मिल जाती है। कम्युनिटी टाउन लेवल पर देखने को मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई वो हायरार्की जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए जब भी हम लोग हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट में किस तरीके से है, तो हम लोग यहाँ पर इसी हायरार्की को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपली ये दिखाएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश में क्या मतलब एस्पेक्ट क्या लेकर के आ रही है, इनका मेन एम क्या है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल नंबर 38 में अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि स्टेट को अपना हेल्थ सर्विसेज मेंटेन करना है टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर सोशल ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ सर्विसेज से कनेक्ट भी करना है। इसके अलावा जो मैटरनिटी रिलीफ वगैरह हो गया, ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विसेज की ही एक्सेसिबिलिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें रिलेटेड देखने को मिल जाती है। इन दोनों आर्टिकल्स का हम लोगों को मेंशन करना होगा, और फिर फ्लो चार्ट में आप इस हेल्थ सर्विसेज के हायरार्की स्ट्रक्चर को दिखा देंगे। अब हम लोग ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पर मैनेजमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो हेल्थ फैसिलिटी को हमें हायरार्कीज़ में डिवाइड करना होगा। कैसे हायरार्की में डिवाइड करना होगा? नॉर्मली हमें देखने को मिलती है कि पहले अगर किसी भी तरीके की बीमारी होती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो वहाँ पर अगर मैं फर्स्ट एड दे देता हूँ तो फर्स्ट एड के बाद लाइफ सर्वाइविंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर किसी भी बीमारी में अगर हम लोग पहला फर्स्ट प्राइमा फेसी अगर कोई बेसिक अगर हम मेडिसिन वगैरह दे देते हैं तो फिर उस बीमारी की काफ़ी हद तक कवरेज कर ली जाती है। ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती है, और हर जगह पर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो खोल सकते हैं नहीं, इसलिए हम लोग हर जगह पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह खोलते हैं। इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कभी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक टेस्ट हो जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ये आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या फिर आपके ECG वगैरह भी कुछ जगहों पर रहती है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट दे देते हैं वो आपको मिल जाएगी। प्लस कुछ मेडिसिन आपको मिल जाएगी, जैसे कि छोटी मोटी जो बुखार वगैरह की बीमारियां होती हैं, पैरासीटामॉल हो गया, या फिर अगर डायरिया वगैरह हो गया, तो जितनी भी ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनके लिए PHCs में सब चीज़ें होती हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो फिर CHCs में चले जाते हैं। CHC में हमें डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं, जूनियर डॉक्टर ही बेसिकली होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं जो आपकी कंसल्टेशन करते हैं, और कंसल्टेशन करने के बाद में फिर जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं वो दे दिए जाते हैं।
यहाँ पर भी सुविधाओं के नाम पर लगभग यही सारी सुविधाएं होती हैं, ज़्यादा कोई खास सुविधा नहीं होती है। लेकिन अगर बड़े लेवल पर चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर चले जाएँ, यहाँ पर हमें डॉक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो एक्सरे मशीन हो गई या फिर डायलिसिस हो गई, हर तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, एक्सेप्ट द सुपर स्पेशलिटी पार्ट। अगर सुपर स्पेशलिटी पार्ट होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ पर हमें देखना पड़ जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास में हायरार्की होती है और इस हायरार्की को सेटअप करने के लिए सीधी सी बात है, हमें सबसे ज़्यादा नंबर में हमें PHCs देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद से CST देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में हमको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा और फिर मेडिकल कॉलेजेस, हो सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मिला करके एक मेडिकल कॉलेज हमें देखने को मिल जाए। फिर हमारे पास इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, कहीं ना कहीं हेल्थ केयर जो पर्सनल होते हैं, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर हो गए, पैरामेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हो गए, इन लोगों को क्विक हेल्थ डिलीवरी के लिए, क्विक जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज होती है उसकी डिलीवरी करने के लिए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। कई सारे प्रोग्राम वगैरह चला करके रखे गए हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ज़्यादा क्विक करने के लिए और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के लिए यहाँ पर हेल्थ यूनिट और फैसिलिटी भी डेवलप की जा रही हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को और एक्सपैंड करने के लिए, जैसे यहाँ पर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये ओपन करने के लिए, या फिर हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो जितनी भी ये कॉम्प्लेक्स टाइप की बीमारियां होती हैं जहाँ पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या फिर रिसर्च वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। जैसे तमाम है, जैसे लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो हार्ट इंस्टीट्यूट लारी हो गया, या फिर आप बनारस में देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट हो गया, कैंसर को लेकर के है, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे देखने को मिल जाती है। सो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में मल्टीपल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ओपन किए गए हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर चल रहे हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जा रही है, हेल्थ ATMs खोले जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोले जा रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन है, उसे हम पेनेट्रेट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी। और यहाँ पर एक टेलीपैथी नाम से भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर तक पहुँचाता है और डॉक्टर अल्टीमेटली फिर कुछ यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट दे देते हैं कि इस ट्रीटमेंट के ज़रिए अल्टीमेटली मरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर जगह पर हॉस्पिटल हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेलीपैथी हर जगह पर हम अवेलेबल करा सकते हैं। सो इससे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हमें बेटर रीच मिलती है और बेटर इफ़िशियंसी भी मिल जाती है। इसके अलावा कोविड-19 मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स, ट्रीटमेंट सर्विसेज और जो क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह बनाए गए थे, उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग टायरिंग कर दी थी, टायर 1, टायर 2, टायर 3, इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल गया था। इसके अलावा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रॉपर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एट द पीक हमें देखने को मिल जाता है। ये हमें टेक्निकल सर्विसेज और जो कमिटीज़ हैं इनके थ्रू देखने को मिल जाती है। बेनिफिशियरी एम्पावरमेंट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इशूइंग ई-कार्ड एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर राइट एंड अवेलेबिलिटी सर्विसेज। अब जैसे अभी रिसेंट में प्रोग्राम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत में हम लोग भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ा रहे हैं और हर चीज़ में बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज में भी हम लोग 5 लाख तक का लोन क्या एक तरीके से बोल सकते हैं DBT वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू अगर कहीं पर भी आपको इलाज कराना है तो आप जा करके डायरेक्टली इलाज करा सकते हैं और अगर वो हॉस्पिटल उस स्कीम के अंतर्गत आ जाती है तो फिर वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। सो दिस स्कीम इज़ ऑल अबाउट आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत अगर आपके पास में कार्ड है तो फिर अल्टीमेटली आप इस आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉड कंट्रोल और विजिलेंटिज्म के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह किए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी भी यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल बनाने के लिए और क्वालिटी हेल्थ केयर
देने से हमें एक बेटर हेल्थ आउटकम देखने को मिल जाएगा। और उस तरीके से यूपी की जो हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज पॉलिसी देखने को मिल रही है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी इफिशिएंट, हमें देखने को मिल जाती है। क्या हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज सिटीजन्स चार्टर एंड व्हाट इज इट्स रोल इन वेलफेयर ऑफ सिटीजन। सिटीजन चार्टर आखिर में क्या चीज़ होती है। जैसे कई बार आप ऑफिसेस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर सिटीजन्स चार्टर एक बोर्ड पे लिखी होती है। सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि ये कंपनी, ये इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट या ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, तो पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये सर्विस ये ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, आपको एक टाइमलाइन भी बताया जाता है कि इस टाइमलाइन के अंतर्गत आपको ये सारे जो भी सुख सुविधाएं या जो भी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है वो सुविधा इतने दिनों में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किससे आपको मांगनी है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिसर का नंबर भी लिखा होता है और जो भी वहाँ पर अथॉरिटी इंचार्ज होती है उस अथॉरिटी इंचार्ज का भी वहाँ पर आपको नंबर लिखा रहेगा कि अगर आपको किसी तरीके का कोई भी ग्रीवांस वगैरह फाइल करना है तो आप वहाँ पर जा करके कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो ऑफिस का स्ट्रक्चर वो आपको इस सिटीजन चार्टर पर देखने को मिल जाता है। लिखना कैसे है, सिटीजन चार्टर की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो हमें ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही देखने को मिल जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल गए थे कि दे कैन मेक देयर ओन एक्ट। जब ये लोग खुद के अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए थे, जब हम लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है, पिट्स इंडिया एक्ट में और 1793 के एक्ट में हमें देखने को मिल जाता है कि कंपनी को फिर अधिकार मिल गया था, दे कैन मेक देयर ओन एक्ट्स। अब अपना एक्ट बनाने के नाम पर जैसे इन लोगों को अधिकार मिला 1793 में, 1813 में, 1833 में और फिर 1853 में हमें 4 अलग अलग चार्टर एक्ट देखने को मिल जाते हैं। इन चार्टर एक्ट के ज़रिए ये बताया गया था कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहेगा और किस तरीके की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को विथ अ डेफिनीशन। हम यहाँ पर एक डेफिनीशन के साथ में शुरू कर सकते हैं कि सिटीजन चार्टर होता क्या चीज़ है। सो सिटीजन चार्टर एक लिखित वॉलंटरी डिक्लेरेशन होता है पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स का, डैट आउटलाइन स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी दे एम टू मीट राइट्स ऑफ सिटीजन एज अ सर्विस यूजर एंड मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर रिड्रेसल इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। यही जो हम लोगों ने बात किया कि क्या क्या सर्विसेज हो गई प्रोवाइड की जाती है, PIO का नंबर प्लस अथॉरिटी का नंबर, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। इट सर्व एज ए कमिटमेंट टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट, अकाउंटेबल सर्विसेज टू द पब्लिक। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप लोग ड्रॉ करेंगे और इस फ्लो चार्ट में आप ये दिखाएंगे कि पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड पे भी हमारा चार्टर एक्ट हुआ करता था जो सर्विस की डिलीवरी के बारे में ही बताता था, लेकिन ये एक अथॉरिटेटिव रूल हमें देखने को मिल जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें सिटीजन चार्टर देखने को मिलता तो है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आखिर में ये हमारा सिटीजन चार्टर का मतलब क्या चीज़ होता है और व्हाट इज़ सिटीजन चार्टर, ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला है कि आखिर में वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के लिए रोल क्या चीज़ होती है। रोल हमें अगर देखने को मिले तो पहली चीज़ ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ती है। चूँकि हमारा पेपर नंबर 2 है जहाँ पर हमें गवर्नेंस की चीज़ों को लिखना होता है, तो गवर्नेंस के जो की टर्म है उसके बारे में ध्यान रखना है। सो ट्रांसपेरेंसी में बाय क्लियरली स्पेसिफाइंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड, देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, टाइमलाइनर्स for service delivery, citizen charter promote transparency, helping citizen understand what they can expect from the government and reducing ambiguity and corruption। आप लोगों ने सुना होगा कि अन्ना हज़ारे और उस समय जो मतलब अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए धरना प्रदर्शन वगैरह किया था। 2013 के आसपास की बात है, धरना प्रदर्शन वगैरह किया गया था। इस समय हुआ क्या था, इन लोगों की डिमांड थी कि करप्शन पर हमें रोक लगानी है, करप्शन के खिलाफ में ही इन लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास CBI है, हमारे पास CVC है, हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI हो गया, हमारे पास IB है, मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हर एक स्टेट में अपनी पुलिस है। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी अगर आप करप्शन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो एक नई बॉडी बना करके आप कौन सा करप्शन रोक लेंगे। और सवाल दूसरा ये होता है, जब ऑलरेडी इतनी सारी बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो फिर वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट, कोई नया खोलने की क्या ज़रूरत है। खोलने की ज़रूरत ये थी, ये सब वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्राइब को चेक करते हैं, कि आप
किसी को रिश्वत दिए हैं, रिश्वत देते हुए लेते हुए पकड़े जाते हैं, तब जा करके आपके ऊपर में करप्शन का चार्ज लगता है। लेकिन करप्शन सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने से नहीं होता है। करप्शन ये भी होता है कि किसी काम को आप इंटेंशनली डिले कर रहे हो। डिले करने का मतलब ये हो गया, मान लो आपको जो है पासपोर्ट बनवाना है और अर्जेंट बेसिस पर आपको बनवाना है पासपोर्ट। 15 दिन में आपको पता चल रहा है कि 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाना चाहिए था। ये कोई टाइमलाइन लिखित नहीं है, लेकिन 15 दिन में मान लेते हैं मिल जाना चाहिए था। लेकिन आपको ज़बरदस्ती 20 दिन लगाया जा रहा है। अब आप 20वां दिन जैसे ही होगा वैसे ही आप तैयार हो जाएंगे कि ऐसा है, कुछ पैसा वैसा ले दे करके मेरा पासपोर्ट तुरंत इशू कर दिया जाए। तो आपने बंदे को ब्राइब देने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आपने काम को डिले किया है, क्योंकि आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि कोई भी काम फिक्स टाइम इंटरवल पर नहीं फिक्स किया गया था, और इस वजह से वो बंदा पैसे देने को आपको तैयार हो गया है। ये जो तरीका है जहां पर कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं है, इसी को फिक्स करने की बात कही गई इस लोकपाल के जरिए, कि जब आप टाइमलाइन फिक्स कर देंगे और अगर विद इन दैट टाइम फ्रेम अगर कोई काम नहीं किया जाता है तो फिर उस ऑफिसर के खिलाफ में कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही का मतलब उससे पहले पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। जेन्युइन रीज़न नहीं होने पर फिर उसके खिलाफ में डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ सकती है। ये होता है लोकपाल। तो जो ये इंटेंशनल डिले होती है और उस इंटेंशनल डिले के बेसिस पर जो यहाँ पर ब्राइब लेने देने की कोशिश होती है, इसको रोकने के लिए, इस तरीके का जो करप्शन है, इस तरीके के करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल लाने की बात कही गई थी। ऐसा नहीं है कि तुरंत काम है, ठीक है पासपोर्ट बनाना है, ठीक है 5,000 रुपये दे दीजिए और आपका पासपोर्ट कल मिल जाएगा। ये हो गया ब्राइब, डायरेक्टली डिमांड करना। और एक होता है इनडायरेक्टली डिमांड करना, जहां पर आप काम को डिले कर रहे हैं और बंदा मजबूर होकर खुद ही पूछेगा कि भाई खर्चा पानी क्या लगेगा, वही बता दीजिए। तो ये जो तरीका होता है, इसको रोकने के लिए ये हमारा सिटीजन चार्टर होता है, जहाँ पर सिटीजन चार्टर में हर एक सर्विसेज के लिए, जैसे मान लो पासपोर्ट ही है, सो पासपोर्ट के लिए बता दिया जाएगा कि 2 तरीके का, एक है जो इंस्टेंट है जो 3 दिन में आपको मिल जाएगा, और दूसरा है जो आपके जिसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। खैर, ये होती है हमारी सिटीजन चार्टर, और इस चीज़ के लिए ही अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और लोकपाल लेकर के आए थे। नेक्स्ट हमारे पास होती है अकाउंटेबिलिटी। अब इस सिटीजन चार्टर के थ्रू बंदे की, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे जवाबदेही करना पड़ेगा कि विद इन टाइम फ्रेम आपने क्यों नहीं आपने काम किया है। सो एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक सर्विसेज स्टैंडर्ड एंड कमिटमेंट होल्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। Citizen can hold officials responsible if services are not delivered as promised। प्रॉमिस के तौर पे अगर नहीं डिलीवर होता है तो जो भी पब्लिक है, सिटीजन है, वो केस फाइल कर सकते हैं, वो डिमांड कर सकते हैं कि आखिर में कोई चीज़ है तो क्यों नहीं हुई है। इससे लोगों को उनके राइट्स और इंटाइटलमेंट्स की इंपावरमेंट होती है। सिटीजन चार्टर सिटीजन को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है और साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा इंपावर भी करता है। इस सिटीजन चार्टर के जरिए लोगों को पता चलता है कि कौन सी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। दे आर इंटाइटल्ड टू, दे कैन डिमांड देयर राइट एंड चैलेंज इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। गाइडलाइन और स्टैंडर्ड बड़े ही क्लियर होते हैं हमारे सिटीजन चार्टर में। इससे हमारे जो सर्विस डिलीवरी होती है और बेटर हो जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज आर मोटिवेटेड टू मीट द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, रिजल्टिंग इन फास्टर, मोर इफिशिएंट एंड हायर क्वालिटी सर्विसेज। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होता है कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट वगैरह करना है, सर्विसेज नहीं मिलती हैं, डिससेटिस्फैक्शन अगर रहता है, तो फिर उसके प्रति अपना ग्रीवांस भी मतलब डाल सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट हमारा बढ़ता है, जिससे कि जनता का गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट बेसिकली बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारा सिटीजन चार्टर और क्लियर होते जाता है। क्योंकि अब दोनों के ऊपर में एक बाउंडेशन हो गई है। सिटीजन के ऊपर बाउंडेशन है कि उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत उनको मिलेगा, मतलब जल्दी नहीं हो सकती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास है इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी है, क्योंकि वो सिटीजन चार्टर लोगों को एम्पावर कर रहा है, लोगों की जो नीड है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको भी मीट कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली लीडिंग टू मोर सेंसिटिव एंड सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसीज एंड सर्विसेज। इसके अलावा ये पूरे के पूरे जो स्टैंडर्ड टारगेट्स वगैरह होते हैं, इसके थ्रू हम गवर्नेंस को और ज़्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं, करप्शन को और ज़्यादा हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये हम लोग पूरा देख सकते हैं कि हमारा सिटीजन चार्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा और काफ़ी इफिशिएंट तरीके से सर्विस डिलीवरी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है। अब आज के टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस को लेकर के, जहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो डिजिटल फॉर्मेट में जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें इस
ग्रीवांस मतलब कह सकते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में करने के लिए हमें ये भी ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा कि किस स्टेप पर हमारा मतलब कि सर्विस डिलीवरी किस स्टेप पर पहुंच गई है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर PFMS ये पोर्टल भी है जहां पर पब्लिक फंड मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर DBT को स्टेप बाय स्टेप मैनर में दिखाया जाता है कि कितने दिनों में उसकी सर्विसेज डिलीवरी हो जाएगी। तो कह सकते हैं हम लोग कि अल्टीमेटली कि सिटीजन चार्टर एक इंस्ट्रूमेंटल टूल है फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंश्योरिंग द सिटीजन्स वेलफेयर इज प्रायोरिटाइज। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज रेडी फॉर वर्ल्ड लीडरशिप, एनालाइज दिस कमेंट। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड लीडरशिप के बारे में, ये दो तरीके से हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। एक हम लोग दिखा सकते हैं कि इंडिया की पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, इंडिया में क्या क्या खास बात है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि हम वर्ल्ड लीडरशिप जो है बन सकते हैं। और दूसरा हम ये बता सकते हैं कि बाकी वर्ल्ड में ऐसी क्या कमियां हैं, वर्ल्ड की निगेटिव्स क्या हैं जो ऑटोमेटिकली इंडिया को पॉजिटिव बना देती हैं। इन्हीं दो स्टेटमेंट के बेसिस पर अल्टीमेटली अपने आंसर को लिखना होगा। जैसे इंडिया के पॉजिटिव्स के बारे में बता सकते हैं, इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, इंडिया की जो ज्योग्राफी आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है, एग्रीकल्चर बेसिस, सर्विस डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग तीनों ही देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ यहाँ का जो योगा वगैरह है, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये भी इंडिया को हर जगह बढ़ा रहा है। इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एंगल्स हैं, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको हम लोग बोल सकते हैं। इंडिया में बुद्धिज़्म का भी जो मतलब कह सकते हैं कल्चर रहा है। तो ये सब हमारे पास में पॉजिटिव्स आ जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को पीस, जस्टिस और फ्रेंडली रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 51 में अगर देखेंगे, DPSP स्टेट को ये बोला गया है कि दे शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारे पास है वर्ल्ड की निगेटिव्स को लेकर के। वर्ल्ड की निगेटिव में हम लोग दिखा सकते हैं कि हर एक कंट्री में हमें कम्युनिज्म देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट नेचर देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा कंट्रीज़ आर ट्रैपिंग द अदर कंट्री इन अ फॉर्मेट ऑफ डेब्ट ट्रैप, जैसा चाइना वगैरह में डेब्ट ट्रैप हमें देखने को मिल जाता है। कई जगहों पर हमें मिलिट्री एक्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो मिलिट्री एक्शन भी कहीं ना कहीं जो है कंट्रीज़ को वीक कर देता है। सो इस बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब वन बाय वन करके जरा स्टेज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। हम लोग बात कर सकते हैं जैसे इंडिया एक मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ में हम लोग स्किल पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। और हम लोग कभी भी एक्सप्लॉयटेशन पर नहीं काम करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना या फिर फोर्स लेबर वगैरह करना, ये चीज़ इंडिया के ना हिस्ट्री में रहा है ना इनकी पॉलिसीज़ में रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के। जहां एक तरफ वर्ल्ड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मची हुई है, चाहे वो आपके बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक कनाडा, UK या यूरोप की कंट्रीज़ या फिर जो बाकी के ऑयल रिच एरियाज़ वाली कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सभी मतलब कोई भी पूरी गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है। वहीं इंडिया में अगर देखें तो एक इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बेसिस पर चल रहा है। यहाँ पर किसी तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं होती है। सो इस वजह से इंडिया एक पोटेंशियल वर्ल्ड लीडर के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, अब हमें इंडिया की डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है जो वर्ल्ड इंडिया को वॉच कर रहा है, देख रहा है और उससे सीख भी ले रहा है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया अब लगातार जितने भी बाकी के कंट्रीज़ हैं उनके साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी कर रहा है, अपनी पावर को और बढ़ा रहा है और साथ में रीजनल अलाइज भी बना रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में एक ऑकस ग्रुप भी होता है, AUCUS, ऑकस AUKUS। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, UK और US ये मिलकर के आया है और वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने क्वाड भी बना करके रखा हुआ है। सो क्वाड में इंडिया की मेंबरशिप और ऑकस के साथ में हम लोगों ने अपना रीजनल रिलेशंस बना करके रखा है। इसके अलावा आसियान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। G20 की हम लोगों ने प्रेसिडेंटशिप कर रखी है। G7 में भी इंडिया इन्वाइट किया जाता है। ब्रिक्स में हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा लीडिंग रोल के तौर पर हैं। बिम्स्टेक हो गया। तो जितने भी हमें ग्रुपिंग्स देखने को मिल रही हैं, हर जगह पर इंडिया की प्रेजेंस नॉर्मली देखने को मिल रही है और हर जगह पर हम लोग देखेंगे तो एक लीडिंग
पार्टनर के तौर पर हम लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया की जो पावर है कंटिन्यूसली बढ़ते आ रही है और बाकी कई सारे कंट्रीज हैं जो कि इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर के तौर पर भी सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मल्टीलैटरलिज्म और इनफैक्ट कई सारे अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखते हैं तो जितने भी यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो नेतृत्व करता है वो भी इंडिया ही करता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया एक जो भी कंट्री पिछड़ी रह गई हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है और अगर किसी तरीके की कहीं पर भी अगर एक्सप्लॉयटेशन का केस होता है तो इंडिया हमेशा उसके खिलाफ में खड़ा रहता है। G20 प्रेसिडेंटशिप के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है। इंडिया अपने एक सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स के लिए भी वर्ल्ड लीडर बनने के लिए एक कह सकते हैं कंटेंडर के तौर पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज हो गई, इंडिया के डायस्पोरा, इंडिया का जो ग्लोबल आर्ट है, मेडिटेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, योगा है, ये सब इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट कई सारे लोग हैं जो इंडिया के सनातन धर्म को बाहर के कंट्री वाले जो मेंबर्स हैं, सिटीजन हैं, दे आर कमिंग टू इंडिया एंड दे आर अडॉप्टिंग सनातन कल्चर। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गई, हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, हमारे पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के सरफेस टू एयर हर तरीके की मिसाइल्स अवेलेबल है, बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में विश्वास नहीं करते हैं। हम हमेशा इसे पीसफुल तरीके से ही रखते हैं और हमेशा रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही केवल और केवल रखते हैं और पीस कीपिंग ऑपरेशंस को पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ग्लोबल विजन इंडिया का इंक्लूसिविटी, इक्विटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के है, न कि मिलिट्री एक्शन को लेकर के है। लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये सब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जो कि हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जिससे हम वर्ल्ड लीडर बनने के लिए और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इसके अलावा निगेटिव्स में हम लोग देख सकते हैं कि चाइना की इस समय राइजिंग पावर बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रही है। चाइना कंट्रीज़ में डंपिंग कर रहा है और चाइना एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पर हमें बढ़ता हुआ आगे देखने को मिल रहा है, जो कि डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसको कि हमें मतलब इंडिया के जो बाकी सारे खूबियां हैं, कैरेक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बेसिस पर हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ मेनी एट्रीब्यूट्स दैट सपोर्ट इट्स रेडीनेस फॉर वर्ल्ड लीडरशिप. It must continue to address domestic and regional challenges and leverage its strength to play a transformative role in emerging world order. एक और पॉइंट यहाँ पर जो आप लोग लिख सकते हैं वो है नाम पॉलिसी को लेकर के। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हम लोगों ने चलाया था, तो इस समय नाम भी कहीं ना कहीं कंट्रीज जो होती हैं इसको उस समय भी फॉलो की थी और आज भी खैर इसको फॉलो किया जाता है। इंडिया की जो पंचशील पॉलिसीज़ हैं, पंचशील पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के द्वारा देखा जाता है और साथ ही साथ में उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो ये दो पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं इंडिया के एक राइजिंग वर्ल्ड पावर के तौर पर देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इज हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज़ इमर्ज्ड एज एन एसेट इन द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन अमेरिका। अब जैसे इस चीज़ को आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के तौर पे भी देख सकते थे, लेकिन ये था ब्रिटिश के टाइम पीरियड में और वहाँ पर जब फोर्स्ड तरीके से चीज़ें की जाती थी। तो अभी क्या है, डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें होती हैं, लोग अपने मन से अमेरिका जा रहे हैं और फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होती आती है, क्योंकि इससे हमारा रेमिटांस आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड हो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी के पेपर का है, तो हमें यहाँ पर पॉलिटी लिखनी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पेपर है, जिस पेपर का आप आंसर लिख रहे हैं, की टर्म जो कीवर्ड होने चाहिए वो सब उसी पेपर से रिलेटेड होने चाहिए। चूँकि पॉलिटी है तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस का ही क्वेश्चन है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें करेंगे, जिससे कि आंसर जो है उसी कैटेगरी का हमारा बन जाएगा। सो इंडियन डायस्पोरा, अगर हम अमेरिका में बात करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रपोर्शन हमें देखने को मिल जाता है। यह प्रपोर्शन आज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल टाइम्स से ही गया हुआ था। गदर पार्टी 1913 में अगर देखते हैं तो वो भी अमेरिका से ही मतलब काम कर रही थी। सो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अमेरिका में पहले से ही बसे हुए हैं। अब इंडिया जो है धीरे धीरे सर्विसेज सेक्टर की तरफ आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया अमेरिका कम्युनिटीज़ कंट्रीब्यूट टू द यूएस इकोनॉमी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. Their success stories highlight the value of immigration and cultural diversity for economic growth and innovation. This economic influence also extends to strengthen bilateral ties between India and US, fostering collaboration and knowledge exchange.
दूसरा हमारे पास पॉलिटिकल इंगेजमेंट को लेकर के आ जाता है। कहीं ना कहीं यूएस की जो पॉलिटिक्स है, अब उसमें हमने देखने को मिल रहा है कि इंडियन ओरिजिन के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमें जो इंडियन डायस्पोरा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द यूएस। तो इससे हमारा पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप भी बन रहा है। सो दिस इज एमिंग एट प्रमोटिंग देयर वॉइसेज एंड इंटरेस्ट। Their political mobilization help to advocate for policies that are favorable to India and in defeating legislation that may be detrimental to Indian interest. कल्चरल डेमोक्रेसी भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे देखने को मिलेगा कि जैसे यूएस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर दिवाली, होली वगैरह सेलिब्रेट की जाती है, इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इससे कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन जो होता है दोनों कंट्री का आपस में मिल रहा है और कोऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रैटेजिक असेट भी हमारा बनते जा रहा है। जैसे ये सब चीज़ें होती हैं सॉफ्ट बैंक पॉलिटिक्स, जहाँ पर सॉफ्ट पावर का यूज़ करके, क्योंकि डायस्पोरा वहाँ पर हमारा है, कहीं ना कहीं वो एक यूएस की इकॉनमी पर भी दबाव बना करके रखा हुआ है। इस वजह से जो पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई जाती हैं कहीं ना कहीं वो इंडियन के फेवर में बना दी जाती हैं। सो इंडियन डायस्पोरा एक्ट एज अ स्ट्रैटेजिक एसेट बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डायलॉग ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़. They have been recognized for their role in generating a favorable climate of opinion in Congress and lobbying effectively on the issue of concern to Indian community. इसके अलावा फिलैंथ्रोपी एंड डेवलपमेंट भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियल टू इंडियन कॉजेज सच एज डिजास्टर रिलीफ एंड एजुकेशन विच एड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड शोकेस द कम्युनिटीज कमिटमेंट टू देयर होमलैंड. इन्फ्लुएंस इन एकेडमिशिया एंड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ के लिए इंडियंस जो है वो अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर हायर स्टडीज़ वगैरह करते हैं और फिर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में ही लग जाते हैं. इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस भी हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. दोनों कंट्री के फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक गोल जो है कहीं ना कहीं एक साथ एक जगह पर मर्ज होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ज कर सकते हैं कि India's diaspora in America plays a multifaceted role in protecting and enhancing India's national interest. Their economic powerless and political engagement, cultural diplomacy, strategic contribution, philanthropic effort, and influential position in academia and industry collectively serve as formidable asset for India on the global stage. So आज के लिए आज लास्ट क्वेश्चन आ जाता है. इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर इल्यूजन एट प्रेजेंट. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहा है. डिस्कस द इनहेरेंट प्रॉब्लम दैट बिटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन रिपीटेडली. अब देखिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसको आप लोग इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. हम लोग ये दिखा सकते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान एक समय पर एक दोस्ती मतलब चल रही थी, यहाँ पर हमें समझौता एक्सप्रेस देखने को मिल जाती है, दोनों के बीच में हमें मूवमेंट ऑफ द पीपल भी देखने को मिल जाता था. लेकिन फिर समय समय के साथ में युद्ध हुए, युद्धों के कारण से फिर अल्टीमेटली दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और आज की डेट में दोनों कंट्री के बीच में लोगों का मूवमेंट कट आउट है. इवन वीज़ा भी इशू नहीं किए जाते हैं सो दैट इंडियन पीपल कैन नॉट एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान. कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के बीच में एक थ्रेट है, दोनों कंट्री के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है. दोनों कंट्री एक दूसरे के सिटीज़न को एक स्पाई के नज़रों से देखते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं. सो आखिर में ख़राब होने के पीछे के क्या क्या हमें रीज़न्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना करके रीज़न भी दिखा सकते हैं कि आखिर में व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू टेंस कंडीशन, टेंस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इसमें आप दिखा सकते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया, फिर इसके अलावा दोनों कंट्री के जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, पार्टीशन के टाइम पीरियड की जो फिलॉसफी वगैरह बनाई गई थी, तो ये एक्चुअल में लोगों को अलग बना करके रखी हुई है. इसके अलावा हमें और भी तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट. हम लोगों को अगर देखें तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो गुजरात का सरकरी का इलाका हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैटर हो, तो ये हमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है. इसके अलावा कहीं ना कहीं हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलती है. ये इन्फिल्ट्रेशन अल्टीमेटली हैज़ लेड टू 1991 वॉर, 1965 वॉर. कहीं ना कहीं ये सारी वॉर हमें देखने को मिल जाती है. सीज़ फायर वायलेशन वगैरह भी होते हैं, दोनों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने बना करके रखी है, लेकिन सीज़ फायर वायलेशन हमेशा होते रहते हैं. कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती रहती है. प्लस दोनों कंट्री के जो पॉलिटिकल विल हैं ये भी मीट नहीं करते हैं. जहां पाकिस्तान में एक तरफ मिलिट्री रूल ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है और वहाँ पर मिलिट्री में कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ कंट्री का अस्तित्व ही एक तरीके से कहा जाए तो कम हो जाएगा, क्योंकि
इंडिया के साथ में रिलेशन जब तक ख़राब नहीं रहेगी तब तक उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़ी कंट्रीज सपोर्ट भी नहीं करती हैं। इनफैक्ट बड़ी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान सो दैट दे कैन सेल देयर वेपन्स, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हमेशा बनी रहे। मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी समय समय पर होते रहता है, न्यूक्लियर आर्म रेस होती रहती है, वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान में देखने को मिल जाती है, और जो इंडस जो ट्रीटी है, इंडस ट्रीटी पर भी हमें तमाम कमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं कि हम बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर्स भी हमेशा चलते रहते हैं जियोपॉलिटिकल टसल के फॉर्मेट में, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या फिर चाइना के सपोर्ट के नाम पर हो। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हालांकि ये सारे जितने भी टेंशन है वो सब अपनी साइड जगह, लेकिन ट्रेड एंड इकॉनमी हमेशा चलती रहती है। दोनों कंट्री के बीच में एक हमें रोबस्ट इकोनॉमिक टाइज देखने को मिल जाता है। कल्चरल और सोशल लिंक्स के बारे में भी बता सकते हैं कि वाइल देयर आर स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड सोशल लिंक्स बिटवीन द पीपल ऑफ द बोथ द कंट्री, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इम्प्रूव्ड पॉलिटिकल रिलेशन। हालांकि यहाँ पर हम लोग टायर 2 टायर 3 टाइप ऑफ डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल जाती है। ट्रैक 2 ट्रैक 3 टाइप ऑफ डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि जो NGOs हैं या जो पीपल हैं, लोग हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह के कई सारे कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ मिल करके आते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि जब तक पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी तब तक ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी काम उतना सही नहीं करेगी। So the issue highlights the multifaceted challenges that have made India-Pakistan relation complex and often adversarial. So addressing these problems requires sustained dialogue, confidence building measures and a commitment to peace and a cooperation from both sides. तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे, पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जा करके। अभी हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन लोगों को लेकर के। तो पहले नेचर ऑफ स्टेट PCS के क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसी तरीके से आगे भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे।